हाय वरुण भाई, कैसे हो? कैसे हेलो संदीप भैया। भाई, कैसे हो रोहित भाई? बहुत बढ़िया, बढ़िया। एकदम परफेक्ट। परफेक्ट। फ्रेम में नहीं आ पा रहे दोनों। हाँ, दोनों अब आ दोनों जाएंगे। तगड़े हाँ। तगड़े हो गए ना दोनों ज्यादा। नहीं नहीं नहीं। भाई स्टार्ट करते हैं। तो हमारे जो हाँ जी स्टार्टिंग भाई। रहती है, इंट्रो रहता है, वो मैं दे देता हूँ पहले। हाय हेलो नमस्कार हाँ जी आदाब भाई। सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू आवर वेरी न्यू एपिसोड ऑफ वीटी टॉक्स। तो आज हमारे गेस्ट हैं संदीप भाई और रोहित भाई। तो आज उनसे कुछ वार्तालाप करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, उनकी स्टोरी जानेंगे। लोगों को पता चलेगा आज की आर्म रेसलिंग होता क्या है और उसमें फिटनेस करियर कैसे बना सकते हैं आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रोहित भाई और संदीप भाई। हाँ जी भाई। तो एक बार हाँ जी अपने भाई। बारे में कुछ बताइए कि आप मतलब क्या अम, करते हैं आप। हम दोनों प्रोफेशनल आर्म रेसलिंग खेलते हैं पिछले 10 साल से। और बाय प्रोफेशन मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, एनएसआईटी पास आउट हूँ। रोहित भी अभी एनएसआईटी में ही है। तो रोहित को खेलते हुए 8 साल हुए हैं, तो हम लोगों ने मतलब कि अभी तक काफी लंबा सफर तय किया आर्म रेसलिंग में। एंड मैंने इंडिया को भी रिप्रेजेंट किया है आर्म रेसलिंग में एज ए कैप्टन, इंडियन टीम कैप्टन। ओके। तो भाई ऐसा मतलब ये आर्म रेसलिंग ये कौन सा स्पोर्ट है, लोगों को पता ही नहीं है। हम तो स्कूल में पंजा लड़ाया करते थे और ये स्पोर्ट वही। बन गया, एक इंटरनेशनल स्पोर्ट बन गया है ये। तो ये कैसे मतलब यस। आपको कैसे पता चला कि ये स्पोर्ट इसमें भी करियर हो सकता है? उसी में ना थोड़ा प्रोफेशनलिज्म ऐड कर देंगे हम, जैसे ही पंजे में वो आर्म रेसलिंग बन जाएगा, बस और कुछ नहीं है। थोड़े से रूल्स आ जाएंगे, थोड़ा टेक्निकलिटीज आ जाएंगी। स्टार्ट तो बेसिकली भाई ने करा था कॉलेज टाइम पे। वो पूरा कॉलेज चैंपियन बन के खुश था, फिर सोचा आगे क्या करा जाए। फिर वो स्टेट चैंपियन के लिए गया था, स्टेट के लिए। तो उसे आगे जाके पता चला कि हाँ, स्टेट्स भी होते हैं, नेशनल्स भी होते हैं, इंटरनेशनल्स भी होते हैं। फिर धीरे धीरे स्टार्ट किया। होता क्या है कि वरुण भाई, इंडिया में ना हर एक गेम हो, खाना हो या कुछ भी हो, उसका इंडियनिज्म होता है। जैसे अपने यहाँ गली क्रिकेट होता है, वन टिप आउट है, बॉलिंग भी कैसे ही चलता है। तो प्रोफेशनल जो गेम है ना, वो एक कम्युनिटी है कि इंडिया में है 2 से 5 हजार एथलीट्स हैं, उन लोगों के बीच में है। एंड इंडिया में ही इस गेम को अंडरडॉग ट्रीट किया जाता था। इंडिया से बाहर की हम बात करें तो आर्नोल्ड क्लासिक्स में होता है। इसका ज़्लोटी टूर होता है, जिसका प्राइस मनी 55 lakhs है ओवरऑल टाइटल का। तो इंटरनेशनली वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है, बहुत सारे टाइटल्स होते हैं। तो इंडिया में ही इतना अभी तक हाइप नहीं मिला था कि, लेकिन अब धीरे धीरे लास्ट 2 ईयर से हमने देखा कि काफी चेंज आ रहा है। कम से कम 10 प्रोफेशनल लीग्स इंडिया में हो चुके हैं प्राइज विनिंग अमाउंट के साथ। एंड अब हर एक उसमें होता है, शेरू क्लासिक में होता है, रेनबो क्लासिक में हुआ था, लास्ट फिटलाइन में हुआ है। अब हर जगह हम रेसलिंग हम लोग करवा रहे हैं, ऑर्गेनाइज भी करवा रहे हैं और बहुत एथलीट ज्वाइन कर रहे हैं। ओके। तो भाई आपने यस। मतलब कौन क्या क्या अचीवमेंट्स रही है आपकी इस जर्नी में आपकी अभी तक? भाई जी, मैंने दिल्ली मतलब एज ए स्टेट चैंपियन 10 साल गोल्ड मेडल मारा है। और पहले मैं अपना बताता हूँ, फिर रोहित अपना बताएगा। मैंने 10 साल गोल्ड मेडल, मैं 3 से 4 बार नेशनल मेडलिस्ट हूँ। मैंने शेरू क्लासिक में मेडल जीता हुआ है, मैंने फिटलाइन में और रेनबो क्लासिक में। एंड यूआरपी वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज हुई थी, उसमें भी मेरा मेडल था। तो काफी सारे हैं मतलब कि अभी तक हम लोग, और अभी और अच्छी प्रिपरेशन चल रही है आर्नोल्ड क्लासिक्स के लिए भी। ओके। हाँ जी रोहित भाई, मैं अब आप आप ये बता बताइए। दो, जब मैंने खेलना स्टार्ट किया था 2012 से। तो मेरा जो फर्स्ट दिल्ली स्टेट था, मैं कुछ भी नहीं हुआ था, मैं हार के नीचे आ गया था। काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था और प्रोफेशनलिज्म का इतना पता भी नहीं था। फिर नेक्स्ट ईयर गया तो मैंने सिल्वर जीता था फर्स्ट अटेम्प्ट में। फिर उसके नेक्स्ट ईयर गोल्ड, फिर उसके बाद मैं सीधा ओवरऑल दिल्ली चैंपियन मारा टाइटल मैंने थर्ड ईयर। एंड 2 साल तक मैं जब तक जूनियर था तब तक मैंने ओवरऑल दिल्ली का अपने पास रखा टाइटल। उसके बाद मैं लगा लो इस साल तक कंटिन्यूसली गोल्ड मेडल है मेरा दिल्ली में, तो अपने वेट में। और नेशनल में भी मेरा गोल्ड आया इस बार। बाकी रेनबो क्लासिक, शेरू क्लासिक, फिट लाइन हो गया, ये सब में भी अच्छे मेडल्स हैं। और जितने दिल्ली के मतलब कॉलेजेस जो भी आमंत्रित करवाते हैं, मैरी हो गया, बिप्स हो गया अपना, या फिर वो भारतीय विद्यापीठ वगैरह हो गया, सब में ओवरऑल चैंपियन रह चुका हूँ। भाई मैंने आपकी इंस्टाग्राम आईडी देखी, मैंने खोल के देखा अकाउंट। तो उसमें आपने आप 88 केजी के खेल रहे थे शायद कैटेगरी में, और आपने 120 किलो के हाँ हाँ, वो भारतीय एथलीट को विद्यापीठ आपने कॉलेज हराया में था उस था। टाइम। हाँ। हाँ। तो ये मतलब इसमें कोई मसल्स मैन मतलब क्या बोलते हैं वो नहीं करते, मैटर नहीं करते इसमें कि आप कितना बड़ा साइज आपने गेन कर रखा है, क्या करते हो आप। ये डिपेंड करता है आपकी टेक्निक पे बेसिकली, है ना? नहीं, देखो साइज वेट बिल्कुल मैटर करता है, बट टेक्निक से ज्यादा प्रैक्टिस मैटर करती है। हम लोगों ओके। का प्रैक्टिस होता है, लाइक आर्म इज नॉट अबाउट बिग बाइसेप्स। आपको बहुत साल का प्रैक्टिस है, फिर आपका जो सेम एंगल्स पे कितना होल्ड कर सकते हो, कब से आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपका क्या गेम है, सामने वाले की वीकनेस क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है।
इट्स ऑल अबाउट पुलिंग, कि अपने ओपोनेंट को अपने कंफर्ट जोन में ले आओ आप, फिर आधा गेम आपका वही हो जाता है। बाकी अच्छा। देखो हर गेम में टेक्निक होती है, और जितने प्रोफेशनल होते हैं सबको टेक्निक्स आती ही है। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, कि कौन कितना हार्डवर्क कर रहा है, कौन कितना उसको टाइम दे रहा है, कौन कितने एफर्ट्स पुट इन कर रहा है। Exactly. तो आपका जो हैवीएस्ट कंटेंडर जो रहा है आज तक, जिसको आपने हराया है, बीट किया है, वो क्या रहा है? हैवीएस्ट कंटेंडर मतलब तो मैं बताऊंगा, जब मैं 16 साल का था तो मैं खेला था ओपन कैटेगरी में, ओपन वेट में, और उस टाइम मेरा वेट लिटरली 68 के अप्रोक्स होगा, और वो बहुत ज्यादा स्किनी था कि मेरा बाइसेप हार्डली 12 इंचेस होंगे। और उस टाइम मेरे सामने ओपोनेंट आया था जिसका बॉडी वेट था 134 केजीज और हाइट भी 6'4" 6'5", तो वो मेरा वन ऑफ द बेस्ट मैच था आज तक का, और उसको लिटरली 1 सेकंड में हराया था। तो उसका अच्छा। तो मुझे खुद को इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था, बट हाँ बहुत अच्छा लगा गेम था, सब इंप्रेस हो गए थे। इट वाज वन ऑफ द बेस्ट मैच एवर। ओके ओके, वेरी गुड यार। मतलब 16 साल की उम्र में आपने इतना अचीव कर लिया था। हाँ अगर मैं 16 संदीप, साल की उम्र में ओवरऑल आईपीयू चैंपियन में बन गया था, पूरा जितना गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी है पूरा आईपीयू चैंपियनशिप में खेल के आ गया था 16 साल की उम्र में भाई के साथ अच्छा, जाकर। तो आपका ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो आप बताना चाहेंगे, जो आपकी लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है? ऐसे बहुत सारे मैचेस होते हैं भाई जी, मतलब कि नॉर्थ इंडिया बेस्ट होगा वैसे तो। हाँ, नॉर्थ इंडिया सबसे स्पेशल था क्योंकि उससे 3 महीना और 4 महीना पहले मेरे को इंजरी हो गई थी कि L5 फ्रैक्चर हो गई थी। मैं 2.5 मंजिल ऊपर से नीचे गिर गया था, और भी बहुत अच्छा। सारी मल्टीपल इंजरीज आ गई थी एक्सीडेंटली। तो 4 महीने बाद नॉर्थ इंडिया था, तो अंदर जील और वो था, डॉक्टर्स ने तो गिव अप कर दिया था टोटली कि आप लिफ्ट नहीं कर पाओगे लाइफ में कभी, और उन्होंने कहा था कि आप कभी 2.5 किलो वजन भी नहीं उठा पाओगे। एंड आई वाज लाइक कि नहीं यार, कम बैक तो करना है, चाहे कुछ भी, कितना भी स्ट्रगल करना पड़े, कुछ भी करना पड़े। तो उस टाइम पे ये था, बेड रेस्ट पे भी रोहित मुझे प्रैक्टिस करवाता रहता था। मैंने ट्यूब्स लगवा रखी थी, थेराबैंड्स लगा रखे थे, काफी चीजें, एंड हम लोग प्रैक्टिस कंटिन्यू रखते थे। एंड नॉर्थ इंडिया मैंने 1 साइडेड जीता था, गोल्ड मेडल तक मैं एक भी लूज नहीं हुआ था। और 1 इंच मेरा फाइनल मैच में भी, अभी भी यूट्यूब पे वीडियोज हैं, अगर आप डालोगे आपको बाकायदा मिलेंगे, 1 इंच भी हाथ नहीं हिलने दिया था मैंने सेंटर से अपना। ओके। हाँ। अच्छा, तो वो आपका बेस्ट एक्सपीरियंस है जब आपको L5 यस। फ्रैक्चर हो गया था आपका, और हाँ, जब हम आपने लोग बेड लोगों रेस्ट। से बहुत बारी सुनते हैं ना कि स्लिप डिस्क हो गया यार, अब तो लाइफ ये हो गई वो हो गई। मेरा तो फ्रैक्चर था क्लीन एकदम। तो ये सब एक थॉट प्रोसेस होता है कि आपको रिकवर करना है, कम बैक करना है, तो करना ही करना है। लेट मी टेल यू वन थिंग भाई, मैं भी, मेरे भी L4 L5 फ्रैक्चर्ड है, और मैं भी ओके, लिफ्ट नहीं कैसे? कर। एक्चुअली मैं compete करता था पावर लिफ्टिंग में आज से 3 साल पहले। ओके। तो हाँ जी भाई। आई वॉज प्रैक्टिसिंग, तो उस टाइम पे ना नेशनल्स की प्रैक्टिस चल रही थी, तो हाँ। डेडलिफ्ट कर रहा था मैं। तो आई थिंक उस टाइम पे 230 था शायद, 230 केजी हम्म। वेट लगा हुआ था डेडलिफ्ट पे। और जब हम्म। मैंने डेडलिफ्ट किया तो शायद फॉर्म कुछ खराब हो गया, कुछ था, तो हम्म। आवाज आई हल्की सी, थोड़ी सी ना क्रैक होने की आवाज आई। तो मैंने उस टाइम पे इग्नोर किया, मैंने, मेरे को लगा कि शायद कुछ होता है ना, नस वगैरह लगी हो, क्रैम्प यस आ गया यस हो। यस यस मैंने, कोई यस। बात नहीं, मैंने दोबारा से, फिर मैंने अगले दिन जाके लेग प्रैक्टिस किया, मैं लेग वर्कआउट किया, उसमें भी मेरे को पेन हो रहा था। मैंने छोड़ा नहीं, गलती मैंने ये हुआ कि मैंने छोड़ा नहीं, और मैंने 2-3 दिन ऐसे ही वर्कआउट किया, और फिर वो डायरेक्ट मतलब खराब ही हुई, फिर मैं चलने लायक भाई भी जी, नहीं था। वो हो भी इसलिए पाया कि पहले दिन जो आपको इंजरी थी ना, वो आपकी जो फ्रैक्चर हुई थी वो अनडिस्प्लेस थी, सिर्फ वो क्रैक बिल्कुल। हुआ था, डिस्प्लेस नहीं हाँ। हुआ था। और हाँ। धीरे धीरे आपका वो और वर्स होता गया, वो अपनी जगह से भी डिस्प्लेस हो गया, तो फिर जाके ये सिचुएशन और वर्स हो जाती है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बट यस। बाय द गॉड ग्रेस अब मैं दोबारा से डेडलिफ्ट करने लगा हूँ। 200 केजी लग जाती है अब दोबारा से। सही 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 है, सही है। हाँ। नहीं, इट्स गुड, अमेजिंग भाई। लेकिन ये है कि मैं बताना चाहूंगा यार, किसी को अगर कोई इंजरी होती है ना, तो जस्ट हम्म। घर जाके रेस्ट करो, बॉडी बनती रहेगी। बॉडी बनाने के एग्जैक्टली। अगर जान है तो पहले जहान है कंप्लीट यार। रिकवरी, वही एग्जैक्टली पहले कंप्लीट एग्जैक्टली रिकवरी करो, उसके बाद ही ये सब चीजें पॉसिबल है। अगर आपका नॉर्मल रूटीन, नॉर्मल लाइफ ही आप नहीं इजीली मतलब अच्छे से कर पा रहे हो, तो ये चीजें, बाकी चीजों का कोई फायदा नहीं है। एग्जैक्टली। आपका अभी लॉकडाउन में कैसे चल रहा है वर्कआउट वगैरह? आप मतलब प्रोटोकॉल क्या है आपका वर्कआउट का? ओकेशनली अभी हमें पता है कि हमारे पास हैवी वेट्स है नहीं, हम ना ही हमारे पास इक्विपमेंट्स उतने ज्यादा हैं, हम लोग हैवी लिफ्ट्स कर नहीं सकते, तो हम लोग बस इसी पे ध्यान दे रहे हैं कि मसल एंड ब्रेन कनेक्शन यूज करते हुए, जो होता है ना स्लो मूवमेंट्स, पोज वर्कआउट्स लेके, एंड हम जितना मतलब कि वही हम आइसोमेट्रिक होल्ड ज्यादा ले रहे हैं, तो एग्जैक्टली। उन चीजों पे ज्यादा फोकस है अभी हमारा। तो जैसे हमारे पास ओके। अभी डंबल्स के सेट हैं, 4-5 किलो, 10, 15, 20 किलो, हम उसी को यूज कर रहे हैं। स्टेपर है,
तो इन्हीं चीजों को यूज करके, और वो भी ओकेशनली हो पा रहा है। आपको पता है वो एनवायरनमेंट, वो ऑरा घर पे क्रिएट नहीं हो पाता जो एक जिम में रहता है एग्जैक्टली हमारा। एग्जैक्टली। और अच्छा भाई, अब आप कुछ मतलब जैसे आपका बाइसेप इंडिया, आपका जो स्टोर है, यस। हाँ, तो साहिल खान की जो आपने फर्स्ट फ्रेंचाइजी ली है बाइसेप इंडिया यस। की फ्रेंचाइजी है ना, उसके बारे में कुछ बताइए आप, यस। मतलब इंडिया का ये बेसिकली है पहला क्या? फ्रेंचाइजी स्टोर है भाई जी। इससे पहले बस इनका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, वो रन होता था। ये पूरे इंडिया की पहली फ्रेंचाइजी है। हमारी ओपनिंग हुई थी 11 फरवरी को। तो हमने सभी ने देखा है कि इंडिया में ना नकली सप्लीमेंट, डुप्लीकेसी और ये सब बहुत चलता है, कि सारा का सारा डुप्लीकेट सप्लीमेंट्स का, नकली का। तो हमें यही था कि हमें ये इस फंडे को ब्रेक करना है, कि एक ऐसा स्टोर हो जिसपे जो भी चीज है वो विद बिल ही आए और विद बिल ही जाए, कि कंप्लीट ऑथेंटिक, कि जहाँ पे ना कस्टमर ये क्वेश्चन ना पूछे कि भैया ये जेन्युइन है ना, वो खड़े होके जैसे आजकल होता है ना, कि एक बच्चा एक नया जब जाता है वो दुकान पे जाके पहले 4 क्रॉस क्वेश्चन करता है, भैया ये जेन्युइन है या नहीं है। फिर वो रैप पर बारकोड स्कैनर 10 चीजें करता है, फिर भी वो लास्ट फूड भी खा रहा होगा ना डब्बे का, तब तक उसके अंदर ये चल रहा होता है, यार ये नकली तो नहीं था। मतलब वो पूरा पी चुका है, कंज्यूम कर चुका है, लेकिन उसे कॉन्फिडेंस नहीं आता उस चीज को लेके। तो ये चीजें खत्म करने के लिए हम लोग इस प्लान के साथ आए थे। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया हाँ जी भाई। इनिशिएटिव लिया है। और भाई थैंक यू भाई। जिसको भी ऑथेंटिक सप्लीमेंट्स चाहिए, विदाउट एनी यस। डाउट जाके भाई से लो। सेक्टर 7 हाँ। भाई रामफल चौक में इनका स्टोर है, तो जाके यस वहां यस यस, गोल्ड जिम के अपोजिट। गोल्ड जिम के अपोजिट, और मेरा नाम ले लेना, थोड़ा भाई डिस्काउंट दे देंगे। हाँ हाँ, पक्का पक्का भाई, श्योरली वन भाई। ओके, हाँ जी। आप हाँ क्या रिकमेंड करोगे अगर कोई गेनिंग करना चाहता है, जैसे आप हाँ। ट्रांसफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट हो, हाँ जी भाई जी। तो आप गेनिंग के लिए क्या मतलब रिकमेंड करोगे बच्चों को, देखो इंडिया में ना सप्लीमेंट्स सबसे और बड़ा डाइट दोनों के लिए? यूथ, यूथ का मैंने देखा है कि ये लोग खाने पे फोकस नहीं करते हैं, पूरा दिन बाहर रहेंगे, कुछ भी खाएंगे, जंक फूड खाएंगे। कितने बच्चे तो मैंने ऐसे देखे पूरे पूरे दिन ना, कि घूमते रहते, खाने पे ही ध्यान नहीं है, सुबह खाया फिर सीधा रात को खा रहे हैं। तो इनको मैं ये बोलना चाहूंगा कि यार डाइट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अपना नेचुरली जितना डाइट ले सकते हो उसमें आप जितना ज्यादा व्हाइट राइस खा सकते हो, राजमा है, छोले है, दाल है, बनाना शेक आप ले सकते हो, उसमें आप थोड़ा सा प्रोटीन या पीनट बटर आजकल अच्छा रहता है वो ऐड कर सकते हो फॉर द गुड फैट। एंड जितना आप हेल्दी खाओगे ना उतना ज्यादा आपका एनर्जी लेवल और उतना ज्यादा आपकी ग्रोथ अच्छी रहती है। क्योंकि इंडियन मैंने यूथ देखा है, मैं बाहर भी खेल के आया था, मैंने बाहर के भी यूथ देखा है, तो इंडियन यूथ बहुत वीक है उसके अकॉर्डिंगली, फिजिकली मैं बोलना चाहूंगा ये चीजें। क्योंकि हम लोग डाइट, हमारी डाइट में ना कि प्रोटीन इंटेक तो ना के बराबर ही होता है। हम लोग ना तो डेली रेगुलर नॉनवेज खाते हैं, किसी के घर में ऐसा नहीं है कि डेली चिकन बन रहा है, डेली फिश आ रहा है या नहीं। तो इन चीजों को कि डेली हर एक यूथ को, हर एक बच्चे को 5 से 6 अंडे डेली डाइट में रेगुलर रखने चाहिए, रूटीन में। बनाना हो गया, और आपके फ्रूट जितने ज्यादा सीजनल फ्रूट्स, तो सभी चीजें। तो ये मैं बोलना चाहूंगा। भाई जैसे इसमें क्या बोलते हैं, कोई नया है, नया क्या बोलते हैं बच्चा है, तो वो चाहता है कि मैं आर्म रेसलिंग में करियर बनाऊं, तो यस। उसको क्या रिकमेंड कर सकते हो, मतलब कैसे वो स्टार्ट करे? हम लोग ना अभी ये इसके बारे में रोहित बताएगा। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अगर कोई दिल्ली या फिर द्वारका अराउंड साइड का, तो हम हर संडे फ्री क्लासेस लेते हैं, मतलब कोई फीस वगैरह नहीं है। जो भी इंटरेस्टेड है वो आ सकता है, अपना पूरा बेसिक से सब क्लियर करके सीख सकता है। अभी भी काफी सारे बच्चे हैं हमारे पास, अप्रोक्सीमेटली 50+ लोग हैं जो ट्रेनिंग ले चुके हैं या ट्रेनिंग ले रहे हैं अभी भी। बाकी अगर कोई जैसे दिल्ली के बाहर रहता है तो वी विल आस्क हिम टू गो फॉर बेसिक वर्कआउट। ज्यादा यूट्यूब देख के नहीं कि आप सीधा वो कर रहे हो जो प्रो, मतलब जो वर्ल्ड लेवल एथलीट्स कर रहे हैं उसको कॉपी करके आपको कोई फायदा नहीं होगा। वो फॉर द बेसिक्स कि फोरम कर्ल्स कर लिया, जो रोप होता है अपना जो कर्ल्स करते हैं रोप पे वो कर लिया, नॉर्मल ट्यूब पुलिंग कर लिया। पहले बेसिक एक्सरसाइज पे ध्यान देना चाहिए, वो बेटर रहेगा। आजकल ना ओके। दिक्कत ये थोड़ा हमारी यूथ आती, वो ना सब यूट्यूब पे देख के प्रो लेवल करना है। बेसिक्स आपको नहीं आता बट आपको प्रो लेवल करना है, तो वो चीजें ना कुछ काम नहीं करती है हमारे ऊपर। जब तक आपका रूट ही नहीं होगा आप क्या ट्रेनर, करोगे। क्योंकि आप जब बेसिक वर्कआउट्स करते हो ना, जब हम ओल्ड स्कूल वर्कआउट भाई जी की, जैसे आपने देखा है कि चेस्ट वर्कआउट से पहले हम पुशअप्स करते हैं, तो जो पंप पहले ही फील, आपके स्लो ट्विच फाइबर, फास्ट ट्विच फाइबर दोनों एक्टिव हो गए हैं। तो वो हर एक मसल का जब आप पहले प्रॉपर वार्म अप करोगे, वर्कआउट करोगे, उसके बाद आप वो मसल कनेक्शन होने के बाद ब्रेन में, उसके बाद आप उसे यूज करोगे, तब बेटर रिजल्ट्स आते हैं। आपने वार्म अप किया नहीं है, सीधा आके आपको फील भी नहीं हो रहा है कि ये मसल पे आ रहा है नहीं आ रहा, आप लगेगा लिफ्ट करने में, तो वो नहीं चलता है। तो आपकी क्लासेस कहाँ पे होती है, मतलब कोई लोकेशन बता दो आप, हम आना लोग चाहता हूँ। द्वारका सेक्टर 11 में लेते हैं क्लासेस। हमारा द्वारका आर्म रेसलिंग के नाम से फेसबुक पे भी पेज है, या हमें वो लोग इंस्टाग्राम पे भी पिंग कर सकते हैं, तो हम लोग लोकेशन शेयर कर देते हैं।
हम लोग लोकेशन काफी बार चेंज भी करते हैं, बहुत बारी अभी हम बाइसेप्स पे भी लेते हैं क्लासेस हर संडे, बहुत बारी हम सेक्टर 10 में, कभी तो हम लोग चेंज कर करके कि हम और यूथ में इसको पूरा का पूरा जितना हो सकता है इसको अभी मार्केट कर रहे हैं, रीच बढ़ा रहे हैं कि और नया कुछ कि बच्चों को इससे इंडल्ज होते रहें, क्योंकि इन अभी चीजों से सबसे ज्यादा फायदा तो यही होता है वरुण भाई कि आजकल का यूथ ना शाम होती है दोस्तों के साथ निकले बाइकों पे और उस पे गेड़ी मारने, सिगरेट चल रहा है, दारू चल रही है, सब चल रहा है, और अगर यूथ अगर शाम को ही अपना डेली वर्कआउट या इनमें इंडल्ज हो जाए तो वो शायद इन नशों से दूर रहेगा।